फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा था तकदीर में। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विलियन का 4th लेक्चर, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बच्चों विलियन के प्रकार, और इसमें आएगा बच्चों हेनरी का नियम, है ना। तो हेनरी का नियम पढ़ने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा राउल्ट का नियम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो बच्चों प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए जरूर, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं विलियन के प्रकार। तो बच्चों, जो विलियन का प्रकार होता है, आपको पता है कि विलियन के अंदर विलेय और विलायक दो घटक उपस्थित होते हैं। और मैंने आप लोग को बताया था कि विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है वही हमेशा विलियन की भौतिक अवस्था होती है। अगर विलायक द्रव है तो विलियन भी द्रव तैयार होगा, अगर विलायक ठोस है तो विलियन भी ठोस होगा, अगर विलायक गैस है तो विलियन भी ठोस होगा बच्चों। मतलब विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वही विलियन की भौतिक अवस्था होगी। क्या आप लोग को इतनी बात पता है? तो चलिए देखते हैं बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विलियन के प्रकार किसके आधार पे, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे, है ना। तो बच्चों 3 प्रकार के ही तो विलियन तैयार होंगे। कौन कौन सा सर? अरे बच्चों यार, अगर विलायक ठोस होगा तो विलियन ठोस, अगर विलायक द्रव होगा तो विलियन द्रव, अगर विलायक गैस तो विलियन गैस, है ना। तो 3 प्रकार के अपने को विलियन देखने को मिलते हैं, ठोस विलियन, द्रव विलियन और गैस विलियन। किसके आधार पे? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। ओके बच्चों, विलियन के प्रकार किसके आधार पर? विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना बच्चों। तो विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार, कितने प्रकार के विलियन होंगे बच्चों? 3 प्रकार के। कौन सा? पहला होगा बच्चों ठोस विलियन, दूसरा होगा द्रव विलियन, और तीसरा अपन लोग पढ़ेंगे गैस विलियन, गैस विलियन। ठीक है सर, और कुछ सर? नहीं, देखिएगा बच्चों, इसमें बताइए अगर विलियन ठोस है तो इसका मतलब इसमें विलायक कैसा है? इसमें विलायक कैसा है बच्चों? ठोस है। इसमें विलायक कैसा है? ठोस है। द्रव विलियन के अंदर विलायक कैसा होगा? द्रव होगा। इसमें विलायक कैसा होगा बच्चों? द्रव रूप में होगा। गैस विलियन के अंदर विलायक कैसा होगा? गैस होगा, गैस होगा, है ना। चलिए, अब अपने को तो ठोस विलियन इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है। गैस विलियन, ऐसा विलियन नहीं पढ़ना जिसमें विलायक गैस हो, ये भी अपने को नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है? अपने को पढ़ना बच्चों द्रव विलियन। सर चाहे वो नीट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे बोर्ड का, कहीं से सर हमेशा द्रव विलियन ही पढ़ेंगे। हाँ, तो जो विलियन चैप्टर ना, उसके अंदर बच्चों हम लोग द्रव विलियन ही पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब देखिएगा बच्चों, ये जो द्रव विलियन है ना, ये भी 3 प्रकार का होगा। सर कैसे? बच्चों विलियन के अंदर विलायक तो पता चल गया द्रव ही होगा, द्रव विलियन के अंदर पता चल गया कि विलायक द्रव ही होगा। लेकिन विलेय तो कुछ भी हो सकता है ना यार, विलेय तो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अब हम लोग द्रव विलियन को बांटने जा रहे हैं, द्रव विलियन के प्रकार, और उसमें पढ़ेंगे किसके आधार पे? विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पे, है ना। तो हेडिंग क्या है बच्चों? द्रव विलियन के प्रकार किसके आधार पे? विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय की भौतिक अवस्था के
आधार पर, है ना बच्चों। पहला हो सकता है ठोस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन। दूसरा है बच्चों द्रव द्रव विलयन, कैसा, द्रव द्रव विलयन। तीसरा है बच्चों गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। तो ये 3 प्रकार के, मतलब सर ठोस द्रव विलयन कहने का मतलब बच्चों ठोस द्रव विलयन के अंदर विलय कैसा है, ठोस, और विलायक तो हमेशा द्रव ही रहेगा। देखिएगा द्रव द्रव द्रव, तीनों में विलायक कैसा है, द्रव है, लेकिन जो विलय है वो कैसा बच्चों, ठोस द्रव विलयन में विलय ठोस, द्रव द्रव विलयन में विलय द्रव, गैस द्रव विलयन में विलय गैस। ठीक सर, समझ गए सर। सर ये जो ठोस द्रव गैस है ना सर, ये विलय है ना सर, हाँ सर। ये तीनों में जो द्रव है ना ये विलायक है ना सर, हाँ सर। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव विलयन ना, हाँ सर। द्रव विलयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विलायक उसमें तीनों में क्या है, द्रव है। ओके, तो देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या पढ़ाऊंगा, क्या, गैस द्रव विलयन। क्या बच्चों, गैस द्रव विलयन। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा द्रव द्रव विलयन, फिर ठोस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन पढ़ाने जैसे आया तब तक एक बच्चा बोला सर मैं कुछ बताना चाहता हूं इसके बारे में। मैंने बोला क्या, कह रहा सर आज मेरा दिन है, आज मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने उस बच्चे का नाम पूछा तो बोला सर मेरा नाम हेनरी है। तो बच्चों आपको पता चल गया आज गैस द्रव विलयन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया है, हेनरी। फिर अगले दिन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा द्रव द्रव विलयन, फिर एक स्टूडेंट खड़ा होगा, फिर वो बोलेगा सर आज इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा। तो मैंने बोला क्या नाम है भाई तुम्हारा, बोलेगा सर मैं हूं राउल्ट। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे द्रव द्रव विलयन, कौन एक्सप्लेन करेगा, राउल्ट का नियम। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन पढ़ाने के लिए आया, फिर वही बच्चा खड़ा हो गया, कौन, ये जो द्रव द्रव विलयन एक्सप्लेन किया था, मतलब कौन, राउल्ट एक्सप्लेन करेगा। तो द्रव द्रव विलयन एंड ठोस द्रव विलयन को एक्सप्लेन करेगा कौन बच्चों, राउल्ट का नियम। जबकि गैस द्रव विलयन कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन एक्सप्लेन करेगा, हेनरी का नियम। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों गैस द्रव विलयन, फिर इसके बाद मैं आप लोग को द्रव द्रव विलयन, फिर ठोस द्रव विलयन पढ़ाऊंगा। इसके बाद अपन लोग हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम पढ़ लेंगे अच्छे से, इस पे बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फिर आदर्श अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर अणुसंख गुणधर्म और अणुसंख असामान्य अणुसंख गुणधर्म पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों गैस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन, है ना बच्चों। अच्छा ये बताइएगा गैस द्रव विलयन के अंदर विलय कौन है बच्चों, विलय कैसा है, गैस है, गैस, है ना। इसके बाद विलायक कैसा है बच्चों, विलायक अच्छे से समझते चलिएगा, है ना। विलायक कैसा है, विलायक क्या है बच्चों, द्रव है यार, है ना। तो इसमें विलय कैसा है, गैस है, और जो विलायक है वो कैसा है, द्रव है। अब अपने को इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग को ये पढ़ना है कि ये जो गैस को जब द्रव में मिलाया जाता है, विलायक में मिलाया जाता है, जब किसी गैस को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो घुलता है। हाँ, आपने कोल्ड ड्रिंक देखा है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर बच्चों CO2 गैस भरी जाती है तो घुली नहीं रहती है क्या, घुली रहती ना यार। तो वो किस किस बातों पे निर्भर करती है कि कब ज्यादा घुलेगा, कब कम घुलेगा, है ना। तो कब ढक्कन उठाने पे ज्यादा गैस निकलेगी, कब ढक्कन उठाने पे कम गैस निकलेगी, यही सब तो बताने जा रहा हूं बच्चों। तो गैस द्रव विलयन के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गैस की द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, गैस द्रव विलयन की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग है गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड सोल्यूशन, है ना।
तो इसमें सबसे फर्स्ट बच्चों विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। पहले तो पहचानो तो सही कौन है ये लोग। अब भाई साहब दोनों अगर आपस में खफा खफा रहेंगे तो भूलेंगे क्या? नहीं यार, दोनों की दोस्ती होनी चाहिए। किसी भी गैस को किसी भी द्रव में मिलाओगे तभी घुलेंगे। विलेयता कहने का मतलब बच्चों दोस्ती यारी यार। तो यार अगर आप पहले से दोस्त यार रहेंगे, जान पहचान रहेगी, तभी तो अच्छी खासी दोस्ती होगी। दो अनजान व्यक्ति को आप ले आओ, एक मान लीजिए आप साउथ इंडिया से ले आइए, एक नॉर्थ इंडिया से ले आइए, उत्तर प्रदेश का और एक केरला का, दोनों में सोचो तुरंत दोस्ती हो जाए, बिल्कुल नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे, भाषा ही नहीं समझ पाएंगे आप, तो दोस्ती कहां से करेंगे? तो वही बात है ना। लेकिन अगर दो उत्तर प्रदेश वाले लड़के तुरंत दोस्ती कर लेंगे, तुरंत का तुरंत दोस्ती कर लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के होंगे। समझ पा रहे हैं ना, दोनों की लैंग्वेज, दोनों का स्टाइल, सब कुछ एक ही जैसा। लेकिन अब सोचिए, अब एक दूसरे देश से ले आइए, यहां से तो तुरंत दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो वही बात कहने जा रहा हूं बच्चों, विलयन के अंदर जो विलेय है और विलायक है वो घुलेंगे कब, उनके बीच दोस्ती ज्यादा कब होगी? दोनों की प्रकृति जान लीजिए, दोनों हैं कैसे, दोस्ती करने लायक हैं या नहीं है। तो विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों। देखिएगा, अब मैं बात करूं इसमें, अगर विलेय बच्चों, विलेय कैसा है? ध्रुवीय है। ध्रुवीय, ध्रुवीय कहने का मतलब आवेश है थोड़ा बहुत विलेय के ऊपर। तो अगर विलेय ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है, तो आपको पता है दोनों एक ही जैसे हैं, तो अच्छे से दोस्ती हो जाएगी। विलेय ध्रुवीय है, विलायक अध्रुवीय है, क्या दोनों एक ही जैसे हैं क्या? नहीं, दोस्ती नहीं होगी भाई, घुलनशील ज्यादा नहीं रहेंगे। विलेय अध्रुवीय, विलायक भी अध्रुवीय, दोनों एक ही जैसे हैं, पक्का घुल जाएंगे बच्चों। तो समान समान में घुलता है। एनसीईआरटी का लाइन है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है उसी में घुलता है। अच्छा सर, समझ गए सर, समझ गए, ठीक है सर, जैसे लोहे लोहे काटता है क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझे बच्चों। तो विलेय तथा विलायक की प्रकृति, ज्यादा अंदर मत जाइएगा, विलेय तथा विलायक की प्रकृति है ना बच्चों। तो मैं यहां लिख रहा हूं ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है, अधिक घुलनशील होता है बच्चों। जैसे 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 बच्चों, है ना, जैसे आपने लिए HCl गैस है, हाँ सर गैस है ना, हाँ HCl कैसा बच्चों? ध्रुवीय है। HCl कैसा है? ध्रुवीय है। इसको जब आप लोग पानी में मिलाओगे ना, पानी कैसा है? विलायक है। पानी क्या है बच्चों? विलायक है। और ये पानी भी कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। विलायक भी ध्रुवीय और HCl गैस भी ध्रुवीय। क्या दोनों एक ही जैसे हैं? हाँ। तो क्या घुलेंगे? नहीं घुलेंगे, घुल जाएंगे। तो HCl गैस पानी के अंदर अच्छे से घुलनशील हो जाएगा, बढ़िया से घुल जाएगा। तो बच्चों ये इनकी विलेयता ज्यादा या कम? ये घुलनशील होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे, घुलनशील ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि बच्चों दोनों कैसे हैं? ध्रुवीय हैं, ध्रुवीय हैं। अच्छा सर, दो अध्रुवीय वाला ले लीजिए बच्चों, ये देखिए O2 ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, ये सब के सब अध्रुवीय हैं। सर क्यों? क्योंकि अच्छा बताइए, ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन के मध्य बंध उपस्थित है। तो बताइए क्या दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है? दोनों ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता क्या है बच्चों? समान है। तो क्या कोई किसी का इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा? नहीं, ना कोई छीनेगा ना कोई छिनवाएगा। तो क्या कोई आवेश आएगा? नहीं। तो इनके ऊपर जब आवेश ही नहीं रहेगा तो ये भैया कैसे गैस है यार? अध्रुवीय गैस है ना। तो ये अध्रुवीय गैस है। क्या ये बताइए, क्या ये लोग पानी में घुलनशील होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, ज्यादा घुलेंगे, थोड़ा बहुत घुलेंगे। तो ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस या कोई भी अध्रुवीय गैस, या कोई भी अध्रुवीय गैस, अध्रुवीय गैस जल में कम घुलनशील होते हैं, कम घुलनशील होते हैं।
बोलिए बच्चों, कम घुलनशील होते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जल कैसा बच्चों? ध्रुवीय है, जल ध्रुवीय है, इसलिए उसमें ज्यादा घुलेंगे नहीं, है ना। सर एक आध एग्जांपल और ज्यादा बता दीजिए ना सर। HCl है, HCl है बच्चों, और आप लोग SO2 गैस ले लीजिए, है ना, CO2 गैस ले लीजिए, ये थोड़ा बहुत ध्रुवीय गैस होती हैं। सर द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पे बता रहे हैं क्या? नहीं बच्चों, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पे देखेंगे तब तो ये CO2 गैस तो अध्रुवीय हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत CO2 के ऊपर चार्ज होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली चार्ज आएगा, है ना, तो वो थोड़ा बहुत ध्रुवीय कैरेक्टर रखता है CO2 गैस। तो CO2 गैस हो गया, SO2 गैस हो गया, SO3 गैस हो गया, HCl गैस हो गया, ये ध्रुवीय गैसों के अंदर आते हैं और इनकी विलेयता जल के अंदर ज्यादा होती है। जबकि ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, अक्रिय गैस हो गए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब जल के अंदर कम घुलनशील होते हैं। कभी पूछ ले जाए कारण बताइए तो बोलिएगा क्योंकि ये लोग अध्रुवीय हैं और जल ध्रुवीय है, तो अध्रुवीय ध्रुवीय में कम घुलनशील होता है। क्लियर है बात? तो मुझे उम्मीद है पहला कारक आपको समझ में आ गया, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। क्या मैं यहां लिख दूं समान समान को घोलता है? हां सर, हां सर, हां सर। समान समान को घोलता है, घोलता है। ठीक है बच्चों, समान समान को घोलता है। तो ये पहला कारक था विलेय तथा विलायक की प्रकृति। चलिए दूसरा कारक हम लोग देख लेते हैं, क्या? ताप। क्या बच्चों? ताप। और तीसरा कारक है दाब, और चौथा कारक है हेनरी नियतांक। ये चार कारक बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं किसका? विलेयता को। दूसरा कारक है बच्चों क्या? दूसरा कारक है, सेकेंड वाला कारक है बच्चों, है ना। पहला आपने देखा विलेय तथा विलायक की प्रकृति, दूसरा है बच्चों ताप। ताप जिसे अपन लोग टेम्परेचर बोलते हैं। अच्छा सर ठीक है, ताप। अच्छा ये बताइए, जब भी किसी भी, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप जनरली ऐसे देखिए बच्चों, एक आपने गैस लिया और आपने एक गैस लिया, एक बर्तन लिया, उस बर्तन में आपने द्रव भरा बच्चों। सर एक कचड़ा है क्या? नहीं बच्चों, ये द्रव है, कोई भी द्रव है। अब आप इस द्रव के अंदर आप लोग गैस भर रहे हैं, है ना, और इसको घोलना है। तो क्या आप नीचे ही आग लगा देंगे क्या? नीचे आग लगाएंगे क्या? ऐसा करेंगे क्या बच्चों? अगर आप नीचे आग लगाएंगे ना, मतलब ताप बढ़ाएंगे, तो क्या ये गैस घुलेगी क्या? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे बड़ा पागल इस विश्व में कोई नहीं है। समझ पा रहे हैं ना बच्चों? आप गैस को घोलना है तो बच्चों नीचे से आग मत लगाइएगा, नहीं तो गैस और भागना शुरू कर देगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया, किसी भी गैस को अगर द्रव में घोलना है तो ताप वहां पे क्या होना चाहिए बच्चों? बहुत कम से कम होना चाहिए, है ना, न्यूनतम ताप होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम ताप। जितना ज्यादा आप ताप देंगे बच्चों, गैस की घुलनशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी यार, वो घुलेगा नहीं बल्कि भागेगा। आप खुद सोचिए, आप कहीं पे बैठे हैं ठंडी में, सोचिए आप जब क्लास में बैठते हैं कितने पास पास बैठे हैं, बैठते हैं एकदम बढ़िया, एकदम, है ना, बॉडी से बॉडी टच होता है बच्चों से। लेकिन जब गर्मी जैसे जैसे आती है, फिर इसके बाद उसी बेंच पे 3 लोग बैठते हैं, और गर्मी 2 लोग, फिर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं अकेले बेंच पे चौड़िया के बैठ जाते हैं, है ना। तो बच्चों बस वही होती है, ताप बढ़ते हैं तो डिस्टेंस बढ़ती जाती है ना, दूरियां बढ़ जाती है। तो ये देखिएगा, किसी भी गैस को अगर द्रव में आप घोलेंगे और आप वहां पे अगर ताप बढ़ाते हैं बच्चों, तो ताप बढ़ाने पे वहां गैस की घुलनशीलता द्रव के अंदर कम हो जाएगी। ये तो जनरली आप नॉर्मली ऐसे समझ लिए, लेकिन इसका मेनली फंडा क्या है, कैसे समझाया जाए, कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे आपकी एंजाइटी बेचारी समझाने की बहुत अथक प्रयास किया है, तो उसी के लाइनों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं, है ना। तो चलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों कि कैसे, किस तरीके से ताप प्रभावित करता है कि गैस विलायक में ज्यादा घुलेगा या कब कम घुलेगा। ठीक है, अभी देखिए, जब भी किसी गैस को और द्रव में मिलाते हैं बच्चों, किसी भी गैस को द्रव में मिलाते हैं तो आपको पता है बच्चों क्या तैयार होगा? क्या तैयार होगा? विलयन तैयार होगा, विलयन। ठीक है, विलयन तैयार हो गया। तो बच्चों जब भी किसी गैस को द्रव में मिला के विलयन तैयार करते हैं ना, तो वो अभिक्रिया बच्चों ऊष्माक्षेपी होता है। कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ठीक, किसी गैस को द्रव में मिलाएंगे तो विलयन तैयार होगा और प्रक्रिया कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी। अच्छा ये बताइए, रिएक्शन कैसा होगा? उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? बच्चों उत्क्रमणीय होगा। क्यों? मतलब अभिक्रिया आगे भी जा सकता है और
पीछे भी आ सकता है। गैस घुलेगा तो आगे जाएगा, और अगर गैस भागना शुरू किया तो रिएक्शन पीछे आ जाएगी, है ना। तो ये रिएक्शन कैसा होता है, उत्क्रमणीय। अब एक साइंटिस्ट आए, एक उनका नाम था लासातेलिए। आप लोग को पता है बच्चों, आयनिक साम्य में और रासायनिक साम्य के अंदर लासातेलिए का नियम आता है। तो रासायनिक साम्य के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपको लासातेलिए का नियम बताया जाता है, और उनके एप्लीकेशन भी बताया जाता है, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है ताप का प्रभाव क्या पड़ता है साम्य पर, है ना, कि अब क्रिया किस दिशा में जाएगी साम्य को प्राप्त करने के लिए, अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी, ये आपको बताया जाता है 11th क्लास के अंदर। और अगर नहीं भी आप पढ़े हैं तो नवीन सर आपको 11th क्लास का जब वीडियोस पढ़ाएंगे रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य, तो आपको पक्का वहां पे बताएंगे, है ना। फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रिक के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, जब भी किसी गैस को द्रव में मिलाया जाता है, विलयन तैयार करते हैं होता है, वहां पे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। और जब भी आप ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाएंगे, तो बच्चों ताप बढ़ाने पे लासातेलिए का नियम, अकॉर्डिंग टू लासातेलिए, तो लासातेलिए के अनुसार, लासातेलिए के अनुसार, है ना, लासातेलिए के अनुसार बच्चों ये देखिएगा, ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया क्या होती है, पश्चिम दिशा में आने लगती है। अभिक्रिया क्या होने लगती है, पश्चिम दिशा में। कैसे सर कैसे पता चलेगा, 6p, आपको पता अभिक्रिया कैसा, उष्मा 6p में ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया पीछे हो जाएगी। 6p ताप बढ़ाओ पीछे, है ना बच्चों। तो कभी भी उष्माक्षेपी अपक्रिया हो, अगर आप वहां पे ताप बढ़ाएंगे तो अपक्रिया पीछे हो जाएगी। तो यहां पे लासातेलिए के अनुसार ताप बढ़ाया गया है, तो अभिक्रिया, ये अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी, पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी, जिससे अधिक गैस का निर्माण होगा बच्चों। विलयन नहीं बनेगा बल्कि गैस बनेगा, अधिक गैस का निर्माण होगा। पता चला आप गैस को लेकर गए घोलने के लिए और नीचे से एक बच्चा गर्म कर रहा है विलयन, तो बच्चों आपका गैस घुलेगा क्या, नहीं, आपको और गैस मिलेगा। तो अधिक गैस का निर्माण होगा, मतलब अर्थात गैस की विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है सर, पता चल गया सर, अर्थात गैस की विलेयता क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि विलेयता किसकी, गैसों की, किसमें, द्रव विलायक के अंदर। विलेयता व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, किसके, ताप के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा ताप विलेयता उतना कम, जितना कम ताप विलेयता उतना ज्यादा। सही है बात, ठीक है बच्चों। तो ये था ताप का प्रभाव। तीसरा है बच्चों दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव, है ना। तो देख लेते हैं अपन लोग दाब का प्रभाव। दाब, तीसरा है बच्चों दाब का प्रभाव। एकदम छोटा सा बढ़िया सा टिक पहले समझ लीजिए, पहले नॉर्मली आप समझ लीजिए, है ना। देखिएगा, आपने एक विलायक लिया बच्चों, विलायक, ये है विलायक, और ये कैसा बच्चों, द्रव है, ये विलायक है ना। इस विलायक के अंदर आप लोग क्या लेकर आ रहे हैं, गैस 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 गैस, है ना। इस विलायक के अंदर अपन लोग घोल क्या रहे हैं, गैस। मतलब गैस क्या है, विलेय है यहाँ पे बच्चों, विलेय है ना। और आप ऊपर से क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन लगा दिए हैं, और उस पिस्टन को क्या कर रहे हैं बच्चों, दबा रहे हैं, नीचे की तरफ ला रहे हैं, मतलब दाब बढ़ा रहे हैं यार। तुम उसी पे ऊपर कूद रहे हो बच्चों, डांस कर रहे हो, या करके डांस कर रहे हो ना, दाब क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो सोचो यार, अगर आप दबाएंगे तो गैस के कणों के मध्य की जो दूरी होगी धीरे धीरे घटेगी यार। पहले पिस्टन इतना था, आपने जब इतने में ले आओगे तो अणु जो है या कण हैं जो गैस के पार्टिकल या विलायक के जो भी पार्टिकल्स है वो एकदम पास पास आने लगेंगे,
है ना। और जब पास पास चले जाएंगे तो आपको पता है कि निश्चित दूरी पे, जैसे थोड़ा बहुत एक फिक्स दूरी रहता है, कितने दूरी पे अगर आएंगे ना तो वही गैस किस में आ जाएंगे, द्रव रूप में आने लगेंगे। तो ज्यादा दबा दोगे तो वही गैस किस में चला जाएगा, द्रव रूप में। तो दाब बढ़ाओगे तो गैस के कणों के मध्य की अंतर्नाभिकीय दूरी क्या होगी बच्चों, पास पास चले जाएंगे, घट जाएगी। और बच्चों एक टाइम ऐसा आएगा जब वही गैस किस में आ जाएगा, द्रव रूप में आ जाएगा, है ना। मतलब दाब बढ़ाने से विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ता बच्चों, बढ़ती है। दाब ज्यादा बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। तो अगर कभी पूछ लिया जाए किसी गैस की द्रव में विलेयता के लिए बढ़िया कंडीशन, बेस्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, उच्च ताप उच्च दाब, निम्न ताप निम्न दाब, उच्च ताप निम्न दाब, निम्न दाब उच्च ताप, ऐसे समथिंग करके प्रश्न पूछ लिया जाए और 4 आपके सामने विकल्प ला दे तो बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे यार सबसे सिंपल सा प्रश्न है यार, फंडा सबसे सिंपल सा घटिया सा प्रश्न है ना। आप खुद बताइए, सोचिए, ताप क्या होना चाहिए, निम्न, और दाब क्या होना चाहिए, उच्च। मतलब किसी गैस को द्रव में अगर घोलना है तो दाब तो उच्च होना चाहिए, लेकिन ताप क्या होना चाहिए, निम्न। तो उच्च दाब निम्न ताप बेस्ट कंडीशन है ना। तो देखिएगा बच्चों, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है, किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है बच्चों, वो समानुपाती किसके, दाब के, है ना, वो समानुपाती दाब के। तो गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो समानुपाती दाब की। ठीक, जस्ट मैं यही पढ़ा रहा था और जैसे ही पढ़ा रहा था तुरंत एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला सर, मैं कहा हाँ, कह रहा सर मैं भी कुछ बताना चाहता हूं। मैं कहा बताओ। कह रहा सर, मैंने कहा हाँ। कह रहा सर किसी भी गैस को जब द्रव में मिलाया जाता है ना तो गैस की जो घुलनशीलता का मात्रा होता है, कितना घुलेगा, अमाउंट, गैस कितना घुलेगा उसका जो अमाउंट होता है वो समानुपाती होगा दाब के, आंशिक दाब की, है ना। आंशिक दाब लिया जा रहा बच्चों, या दाब भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समानुपाती होगा आंशिक दाब के। आंशिक दाब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, जस्ट डाल्टन के आंशिक दाब का नियम आने वाला है, फिर मैं आपको वहां पे बताऊंगा, है ना। तो उसने बताया, ये बताया, उस स्टूडेंट ने बताया, उस स्टूडेंट का नाम था हेनरी। उस स्टूडेंट ने ये बताया मेरे को कि जब भी किसी भी गैस को द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो जो गैस की घुलने का मात्रा होगा वो दाब के समानुपाती होगा। लेकिन सर वहां ताप मत लगा दीजिएगा सर, अगर ताप लगा देंगे ना सर तब तो ताप कम कर देगा ना सर। मैं कहा तब, कह रहा सर ताप एकदम नियत कर दीजिएगा, है ना। उस स्टूडेंट ने बहुत जबरदस्त बताया, ताप उसने नियत बोल दिया। अगर ताप नियत बोलता नहीं बोलता ना बच्चों तो दाब तो बढ़ाते, घुलता, नीचे से आग लगाओगे तो घुलनशीलता कम हो जाएगी ना यार। तो इसलिए ताप वहां एक जगह नियत, क्योंकि ताप और दाब एक दूसरे के उल्टा है और दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को। तो चलिए देखिएगा बच्चों, उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी का नियम। तो दाब के प्रभाव में जस्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं हेनरी का नियम, लॉ ऑफ हेनरी, है ना। तो इन्होंने बताया था कि ताप कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो नियत ताप पर किसी गैस ब्रेकर में विलेय होना चाहिए, किसी गैस की द्रव विलायक में घुलनशीलता की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है, या अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। ये बताया था कौन, हेनरी ने बताया था। बहुत बड़ी बात नहीं बोला यार उसने, ताप को नियत बोल दिया और बोला जो कितना घुलेगा वो दाब के समानुपाती होगा, है ना। मैंने बोला क्या कहना चाहते हो, तो उसने बताया m समानुपाती p, m समानुपाती p, या p डैश भी बोल सकते हैं बच्चों अपन लोग, p डैश बोल दीजिए, m समानुपाती p डैश। जहां m क्या है बच्चों, जहां m क्या है,
विलय की मात्रा, घुलनशीलता की मात्रा। एंड पी डैश क्या है बच्चों? आंशिक दाब है ना, आंशिक दाब है। देखिएगा बच्चों, इसको आप हटाइए तो एक समानुपाती नियतांक लाएंगे, तो इसको आप लोग अथवा करके लिख सकते हैं m बराबर के पी, m बराबर के पी, जहां k क्या है बच्चों? समानुपाती, समानुपाती नियतांक है। क्या है? समानुपाती नियतांक है बच्चों, जहां k क्या है? समानुपाती नियतांक है। तो m समानुपाती p डैश, जहां m बराबर, इसको हटाया गया, एक समानुपाती नियतांक k लाया गया। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक, मान लेते हैं। सर अगर मान लीजिए दो हमको दाब दे दे और एक मात्रा देके दूसरी मात्रा पूछेगा तो हम लोग कर सकते हैं क्या? अरे भाई यार, आपको अनुपात लेना है यार। जैसे मान लीजिए m1 अपॉन m2 बराबर p1 अपॉन p2, या दो दाब दे करके एक मात्रा दे दूसरा मात्रा पूछा नहीं कर पाएंगे आप लोग यार। सबसे सरल प्रश्न बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये था हेनरी का नियम। लेकिन देखिएगा बच्चों, अब हेनरी का नियम अभी था ये, अभी ये मात्रा के टर्म में है, लेकिन अभी इसी हेनरी के नियम को मैं मोल प्रभाज के रूप में बताने जा रहा हूं। तो चलिए बताने जा रहा हूं क्या? हेनरी का नियम मोल प्रभाज के रूप में। ओके, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम मोल प्रभाज के रूप में, हेनरी का नियम मोल प्रभाज के रूप में, ठीक है। देखिएगा बच्चों, इन्होंने बताया, बस खाली देखिएगा एक डेरिवेशन होता है, लेकिन उस डेरिवेशन को कोई मतलब नहीं है, कभी आएगा नहीं, कभी ये आपसे बोर्ड में नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी सिलेबस है। तो एनसीईआरटी में डेरिवेशन दिया ही नहीं है। पहले होता था, पहले डेरिवेशन कराया जाता था, मैं भी कराता था, लेकिन अब डेरिवेशन नहीं है बच्चों। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है ना। और उस फॉर्मूले पे बहुत ही बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है, और AIEEE 2011 का क्वेश्चन बच्चों इसी फॉर्मूले से आया था, हेनरी के नियम वाला जो फॉर्मूला है। और जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन भी यहीं से आया हुआ है ना। तो 3 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से आया हुआ है। और एनसीईआरटी में भी आपके डब्बे में दिया है इनटेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी हेनरी के नियम पे इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैं भी एकदम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, 1 से 2 क्वेश्चन, ताकि आपके क्वेश्चंस जो भी आए हुए एडवांस में है, नीट में अगर कभी आ जाता है तो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ओके बच्चों, तो डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा आपसे, ये थोड़ा पूछेगा कि नीट के अंदर अभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं पूछेगा कि हेनरी के नियम को मोल प्रभाज के रूप में बढ़िया से इसका ब्रीफली संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा थोड़ा पूछेगा ना यार। आपको एक फॉर्मूला देकर के उस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो हेनरी का नियम मोल प्रभाज के रूप में। ओके ठीक है सर, क्या कहना चाहते हैं? तो इनका जो नियम आया था बच्चों, आंशिक दाब, मतलब जो गैसों के घुलने की जो मोल प्रभाज होता है वो दाब के समानुपाती होता है। क्या किया था बच्चों, उन्होंने उसी दाब को मोल में बदला था। उन्होंने जो मात्रा था उसी मात्रा को मोल में बदला, फिर उस मोल को मोल प्रभाज के रूप में बदल दिया था, और कुछ किया नहीं था, है ना। तो पी डैश मतलब जो गैसों के आंशिक दाब होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, गैसों के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, या गैसों के जो घुलने का मोल प्रभाज है वो दाब के समानुपाती होगा। इसको हटाया गया बच्चों, एक नियतांक लगाया गया, आंशिक दाब बराबर KH, ये है बच्चों हेनरी नियतांक, गुणे गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। तो जहां पी डैश क्या है बच्चों, आंशिक दाब, KH क्या है, हेनरी नियतांक, और गैस x गैस क्या है, गैस का मोल प्रभाज। ओके बच्चों, गैस का मोल प्रभाज है ना। ये देखिएगा, किसी भी गैसों के लिए, गैसों का अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग हेनरी नियतांक का मान होता है ना। जिस गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान ज्यादा होगा ना, उसकी विलेयता सबसे कम होती है। सर मतलब ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, जो ये सब जो पानी में घुलनशील थे, कम थे ना सर। हाँ सर, इसका हेनरी नियतांक का मान ज्यादा होता होगा ना सर। हाँ सर, या Cl, हाँ SO2, हाँ सर, या CO2, हाँ
SO3, हाँ सर ये सब पानी में ज्यादा घुलते हैं ना सर, हाँ। तो सर क्या इसका मतलब इनके हेनरी नियतांक का मान कम होता होगा क्या? हाँ, वाह वाह सर, दिमाग। हेनरी नियतांक का मान गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। हेनरी नियतांक का मान गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान बच्चों, हेनरी नियतांक का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो हेनरी नियतांक का मान गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है और अलग अलग गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बच्चों? अगर हेनरी नियतांक का मान ज्यादा तो गैसों की विलेयता क्या होगी बच्चों? क्या होगी बताओ ना यार? कम होगी, है ना। अगर हेनरी नियतांक का मान कम तो गैसों की विलेयता ज्यादा, है ना। तो जो गैसों की विलेयता है तो अपन लोग बोल सकते हैं विलेयता व्युत्क्रमानुपाती हेनरी नियतांक, है ना बच्चों। अगला पॉइंट ये है, हेनरी नियतांक जो होता है बच्चों ताप पर निर्भर करता है। एक ही गैस है, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस के लिए ही हेनरी नियतांक के कई मान हो सकते हैं। जैसे अगर ताप कम है तो उसी ऑक्सीजन गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान कम रहेगा, ताप बढ़ा दोगे उसी ऑक्सीजन गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान बढ़ जाएगा। मतलब हेनरी नियतांक का मान ताप पर निर्भर करता है। और क्या होता बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या होता है? हेनरी नियतांक का मान ताप के समानुपाती होता है। एक ही गैस के लिए अलग अलग ताप पर हेनरी नियतांक का मान अलग अलग होगा। तो पॉइंट ये बन सकता है ना। तो एक ही गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान अलग अलग ताप पर अलग अलग होता है। ताप बदलेंगे तो हेनरी नियतांक का मान बदल जाएगा, गैस वही रहेगा। ठीक है। एंड अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये बन सकता है, जैसे मान लीजिए प्रश्न ये पूछा जाए कि किसी भी गैस को द्रव विलायक में मिलाने पर उसकी विलेयता के लिए सबसे अच्छी कंडीशन क्या होगी, सबसे बेस्ट कंडीशन, है ना। तो किसी गैस की विलेयता के लिए बेस्ट कंडीशन क्या होगी? सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी? सबसे अच्छी परिस्थिति क्या होगी बच्चों? आप बताइए खुद। पहला पॉइंट, ताप कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, दाब कैसा होना चाहिए? ज्यादा होगा तब ज्यादा घुलेगा। तीसरा पॉइंट, हेनरी नियतांक का मान क्या होना चाहिए बच्चों? ये भी कम होना चाहिए। तो ताप कम होना चाहिए, हेनरी नियतांक का मान कम होना चाहिए, लेकिन दाब क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर ये परिस्थिति रखता है कोई भी गैस तो बच्चों वो गैस ज्यादा घुलनशील होगा, है ना। तो ये था बच्चों हेनरी का नियम। मुझे उम्मीद है आपको हेनरी का नियम समझ में आ गया। नहीं आया? आ गया होगा यार। ठीक है। तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो ये वीडियो, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिए। ओके बच्चों, बाय।